हेलो प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जुनूनियत इश्क की भाग 11। अगर आपने इसके पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। पिछले भाग में आप सभी ने दिया और आरिद की शादी देखी थी। अब उसके आगे की कहानी। शमिता बहुत बेचैन थी। आज दीवार पर लगी फोटो को देखकर उसकी आंखें भर आ रही थी। सिर झुकाकर उसने अपने आंसू को आने से किसी तरह रोका कि पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। बेटा, क्यों इतना परेशान हो? तुम खुद को क्यों इस दलदल में धकेल रही हो? भूल जाओ जो हुआ तुम्हारे साथ। समय हर चीज का मरहम होता है और फिर हम दोनों को तुम्हारी बहुत चिंता होती है। इस खेल में तुम्हें कितना खतरा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? वो अधेड़ उम्र का आदमी रुआसा सा होता जा रहा था। हमारे प्यार में कोई कमी रह गई क्या बेटा? अरे अरे पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग ही तो हो मेरा सहारा। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, पर बेटी की तरह आपने मुझे पाला, बल्कि बेटी से भी पढ़कर। मैं आप लोगों के बिना तो कुछ भी नहीं। पर मेरे ये माँ बाप, क्या कसूर था इनका? क्या गलती थी? मेरी छोटी छोटी आंखों ने अपने माँ बाप की मौत के मंजर को देखा है। कितनी दहशत से भरी थी उस बच्ची की आंखें। आज तक उन आंखों को अपने जहन में बसा लिया है मैंने। तब से उस बच्ची का एक ही मकसद है, उस पूतन की बर्बादी। किस तरह से वो इतनी जिंदगियों से खेलकर आज ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहा है? किस तरह? पापा, आप तो सब जानते हो। ये भगवान भी ना बहुत पक्षपात करता है। उसके लिए सब बराबर नहीं है। उसने कभी न्याय नहीं किया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं करूंगी उस पापी का अंत। उसके लिए मुझे कितना भी गिरना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं गिरी भी, क्या कुछ नहीं किया, पर अभी भी देखो ना, आप वो खुश है। पूतन के बच्चे कितने अच्छे जीवन काट रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों की लाशों के आगे कटे पेड़ की तरह ढह जाए। फिर उसको मौत मांगने पर भी मौत ना मिले। उसको तिल तिल कर उसकी जिंदगी जीना पड़े। उसकी आंखों में वो मंजर बस जाए। ये नियति है बेटा। पूतन के बच्चों की कोई गलती नहीं है इसमें। उसकी पत्नी तो खुद ही बहुत परेशान रहती है। कोई नियति नहीं है। और गलती? गलती की बात कर रहे हो आप? अरे मेरी क्या गलती थी? मुझे भी तो सजा मिली। तो वो लोग सब भुगतेंगे। पर देखो ना आप, मेरा हर पासा उल्टा पड़ा। और अब वो आरिद, उसने मेरे हर प्लान की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। अपने परिवार को इंसाफ नहीं दिला पाई मैं। शमिता फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, आंसू पोंछ दो अपने। तुम दुखी होगी तो हम मर जाएंगे मेरी बच्ची। पापा, मैं हार नहीं मानूंगी। उसको बदनाम तो कर दिया है मैंने। अब तक तो उन लोगों का जीना मुश्किल कर दिया होगा। टिकट भी नहीं मिलेगा उसको। पर पता नहीं अभी तक इतनी शांति क्यों है। किस तूफान की तरफ इशारा कर रही है ये? मेरा प्लान कितना बढ़िया था, सबको बर्बाद कर देती मैं। पर कोई नहीं, अभी भी रोशनी और सूरज, ये दोनों की जिंदगी मेरे हाथ में है। और दिया, उसका कुछ न कुछ इंतजाम तो मैं करके ही रहूंगी। अब क्या करने वाली हो तुम बेटा? कि तभी शमिता का फोन बजने लगा। एक मिनट, ये सूरज का फोन। अब इसको क्या हुआ? हेलो। हेलो। हाँ, कैसी है हमारी रानी? नाराज हो क्या? क्यों? मैं क्यों नाराज होने लगी? नहीं, आप मुझसे बात ना करें तो भी क्या हुआ? मैं नाराज क्यों हूँ? अरे अरे, बहुत ही नाराजगी है। वो कहाँ बताएं तुमको। कितना बवेला मचा हुआ है। हम बहुत ही परेशानी में थे। अब जाकर सारी परेशानियों का अंत हुआ है। क्यों? क्या हुआ अब? शमिता ने पूछा। अरे, तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा का? पढ़ा, उसमें दिया की शादी की खबर छपी है। इसीलिए आज हम कॉलेज भी नहीं गए। अब हम दिया की सहेली हैं और हमसे ही लोग सवाल पूछते तो खानदान की इज्जत खराब होती। इसलिए सोचा नहीं जाते हैं। तुम्हारी सी समझदारी की बातों पर तो हम फिदा हैं। पर तुम कल और मत जाना कॉलेज। काहे से कि इन समस्याओं का अंत हो चुका है। दिया से आरिफ ने शादी कर ली है, और वो भी आज। कल उसका रिसेप्शन है, तो बस कल तुम पूरा दिन यहीं रहोगी। फिर एक हफ्ते के बाद रोशनी की सगाई, उसके बाद उसकी भी शादी। फिर तो तुम ही तुम होगी मेरी शम्मो। सूरज बेहद खुशी से ये बात बता रहा था। अरे रहने दे, काहे की रानी, इतना भी अपना नहीं समझा कि शादी से पहले हमको बताते। अब काहे बता रहे हो? हम नहीं आएंगे, हम रख रहे हैं। शमिता का बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वो सबको गोलियों से भून दे। आरित आरित, फिर ये आरित मेरे रास्ते में आ गया। उसे सच में शादी? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कितनी लकी हो तुम दिया,
कितनी लकी हो, हर बार बच जाती हो, पर अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, देखना तुम। इसी बीच में आरित भी शील के पास आ गया था। क्यों शील, कैसा चल रहा है? कुछ नहीं यार, घर से निकली नहीं अभी तक तो ये। ठीक है, अब तुम चले जाओ, आज मैं देख लूंगा, क्योंकि कल तो पक्का ये वहीं होगी। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। नहीं नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस सुबह से इधर ही हूँ, तो अब चाहे रात हो जाए, इसके ऊपर ही नजर रखूंगा। दोस्त हूँ तुम्हारा, तुम ऐसे पराया मत किया करो। शील ने आरित की आंखों में आंखें डालकर बोला। इतने में ही शमिता निकली। देखो देखो, ये शमिता कहीं जा रही है, इसका पीछा करना होगा। चलो चलो शील। शील ने हेलमेट निकाला और दोनों बाइक से समिता के ऑटो का पीछा करने लगे। अरे ये रास्ता तो कबीले वालों की तरफ जाता है, पर ये यहाँ क्यों जा रही है? कबीले वाले मतलब? आरित ने हैरत से पूछा। कबीले मतलब सपेरे और नट वगैरह। बाइक अपनी तेज रफ्तार से भागी जा रही थी। हवा की तेज आवाज की वजह से आरित को सही से समझ नहीं आ रहा था। तभी शमिता का ऑटो रुका और वो बाहर निकली। उसने ऑटो वाले को कुछ समझाया और अंदर की गलियों की तरफ बढ़ गई। शील ने भी बाइक को साइड में किया और आड़ में दोनों खड़े हो गए। अब ये यहाँ क्या कर रही है? इसकी क्या चाल हो सकती है? कुछ तो है, पर जो भी हो, अब की आएगी तो पिक क्लिक कर लूंगा। ये कहकर कई एक पिक्स उस जगह की और उस ऑटो वाले की, उसके ऑटो की भी क्लिक कर ली थी आरित ने। 1 घंटा हो चुका था पर अब तक वो आई नहीं थी। आरित ने शील से बोला कि इतने में वो अंदर से बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दी। वो आ रही है। दोनों एकदम अलर्ट हो गए। इसके हाथ में ये कैसा बैग है? ऐसा क्या ला रही है इसमें? आरिफ ने एक फोटो क्लिक की उसकी और उसके उस बैग की। फिर ऑटो का पीछा किया तो देखा वो वापस घर आ चुकी थी। चलो शील, अब हमको चलना चाहिए। आज के लिए ये इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। अब कल का ध्यान रखना है। बाकी ये पिक्स, ये जगह हमारे कितने काम की है वो तो आगे देखते हैं। ठीक है आरिफ, ओके, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दिया भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ओके फाइन, चलो। आरिफ जैसे ही हवेली के नजदीक आता जा रहा था, उसके दिल की धड़कन का शोर बढ़ता जा रहा था। गेस्ट हाउस की तरफ कदम बढ़े, पर फिर अंदर हवेली की तरफ बढ़ गया। वहां पूजन और सूरज मौजूद थे। उनसे कल का डिस्कशन करते करते रात के 11 बज चुके थे, पर आरिफ का दिल अजीब बेचैनी से गुजर रहा था। दिया को उस रूप में, अपनी पत्नी के रूप में देख पाना पता नहीं किस तरह की फीलिंग्स थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिया की मम्मी और रोशनी को बहुत चिंता हो रही थी। दिया की मम्मी, ये तो यहाँ से जा ही नहीं रहे हैं। हमारी दिया कुछ खाने को राजी नहीं है। मैं अभी भी बहुत कहकर आई हूँ उससे, पर उसका एक ही रट है, वो आ जाए पहले। और इनको देखो, कोई परवाह ही नहीं है। एक गहरी सांस भरी दिया की मम्मी ने। पर उसको भी क्या पता कि दिया ने कुछ नहीं खाया है। उसका तो एहसान है कि उसने ये शादी कर ली, मेरी बात का मान रखा। और देखो तो, शादी के बाद ही दिया कितनी बड़ी हो गई है, कितना सब्र आ गया है उसको। इतने में ही देखा कि आरिफ उठकर बाहर जा रहा था। मम्मी, अभी इनको बोल दो कि सीधे गेस्ट हाउस जाएं, कहीं फिर से इधर उधर ना निकल जाएं, वरना दिया को तो आप जानती हो, भूखी मर जाएगी वो। अरे सुप सुप बोलो, हम बोलते हैं उसको। दिया की मम्मी निकलकर उसके पीछे गई। आरित बेटा सुनो। जी बताएं, आरित ने रुककर बोला। बेटा अभी तुम सीधे गेस्ट हाउस ही जाना। वो काहे से कि आज दिया ने कुछ खाया नहीं है सुबह से। तुम तो चले गए थे तुरंत, तब से वो जिद करके बैठी है कि तुम आओगे तो ही खाएगी। अब टाइम देखो, 12 बजने को है, तो पता नहीं क्या हाल हो गया होगा उसका। वैसे भी भूख की कच्ची है बहुत, सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चूंगने को चाहिए होता है उसको। और आज तो देखो। बेटा हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, जानते हैं ये शादी हमारे कहने से की है तुमने, पर अब तो वो तुम्हारी पत्नी है और तुम उसके पति। तुम्हारा अधिकार है उस पर कुछ फर्ज भी होते हैं इस रिश्ते में। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, उसको एक बार मौका दो। तुम देखना, तुम इस फैसले पर नाज करोगे। अरे अरे आंटी, आप हाथ न जोड़ें, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, वरना मैं रुक जाता। फिलहाल मैं गेस्ट हाउस ही जा रहा हूँ, देखता हूँ कि वो खा ले कुछ। आरिद की बेचैनी बहुत बढ़ चुकी थी। अब पूरे रास्ते दिया का वो हसीन चेहरा, उसकी नथ, वो सब याद आता रहा। किस तरह सामना करूंगा उसका, और किस तरह खुद पर कंट्रोल। वो मेरी है, मेरी पत्नी है। उसके हर समय साथ रहने पर उसकी खुशबू उस जगह को मदहोश करती रहेगी। तो किस तरह से मैं उस जादू से बचा पाऊंगा खुद को। ये सोचते हुए उसने गेस्ट हाउस का दरवाजे पर हाथ लगाया तो वो खुला ही था।
बिल्कुल लापरवाह है। दरवाजा भी खुला है। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो देखा वो बेड में क्राउन पर सिर टिकाकर सो रही थी। अभी भी उसी जोड़े में थी। कुर्सी पर उसके रात को पहनने वाले कपड़े रखे थे, पर शायद आरित के इंतजार की वजह से वो अभी भी उसी दुल्हन के रूप में सो रही थी। आरित के कदम खुद ब खुद बेड की तरफ बढ़ गए, जहां उसके चेहरे के सामने होठों के एकदम नजदीक अपने होठों को करके आरित ने उसको देखना शुरू कर दिया। एक लट बार बार खिड़की से आती ठंडी हवा की वजह से उसके गालों को और होठों को छू रही थी, जिसको देखकर आरित को दिया का चेहरा और भी मासूम लग रहा था। गुलाबी लहंगे में किसी अप्सरा की तरह वो बेड पर थी, जैसे किसी परी को सुला दिया गया हो। आरित कभी अपनी आंखों से दिया की बंद आंखों को देखता, या फिर कभी उसके गालों को, कभी उसकी बड़ी सीनत को। अचानक ही हाथ उठा और उड़ती हुई उस लट को कान के पीछे कर दिया आरित ने, और उसी बीच में दिया हड़बड़ाकर उसने आंखें खोल ली। कौन है, कौन है? दिया ने एकदम से उस छुअन से घबराकर जब सामने देखा तो आरित को सामने पाया। आ गए आप? टाइम, ओह 12 बज चुके हैं। आपने कुछ खाया? दिया के चेहरे पर आरित को देखकर हया के रंग चेहरे पर उभर आए, और जो उसकी हरकतों से भी जाहिर हो रहे थे। रुकिए, मैं खाना ले आती हूँ। ये कहकर वो जैसे ही उठी, उसको एकदम से चक्कर आया और वो झूल गई थी आरित की बाहों में। आरित ने अपने हाथ उसकी पतली सी नाजुक कमर पर रख दिया, दूसरे हाथ से उसके कंधों को पकड़ लिया था। हल्की फुल्की सी दिया उसके चौड़े हाथों में सिमटती जा रही थी। अपनी आंखों को उठाकर आरित की आंखों में देखा, जो अभी भी लगातार दिया को निहारे जा रही थी। उसने गरम हथेलियों की छुअन से दिया पिघलती सी जा रही थी। फिर आरित एकदम से झेप गया। दिया, दिया रिलैक्स, आराम से। और ये सब क्या है? खाना क्यों नहीं खाया तुमने? उसी वजह से तुमको कमजोरी हो रही है। मेरी इतनी टेंशन मत लिया करो, मैं खाना खाकर आया हूँ। तो अपना खाना पीना, ये सोकॉल्ड पत्नी धर्म में ये सब, ये भूखा रहना, ये ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आप बैठो यहाँ, मैं ला रहा हूँ खाना। और ये ड्रेस चेंज करो अपना। कब तक यूं ही बैठी रहोगी? जाओ, जब तक मैं गर्म करता हूँ सारी चीजें। आरिफ कहकर जा तो चुका था, पर दिल चाह रहा था कि उसकी गोदी में सर रख कर लेट जाए, अपने होंठ से उसके होंठों को छू ले, पर वो चाह कर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। दिया को आरिफ पर बड़ा प्यार आ रहा था। उसकी बातों से उसे बहुत सहारा मिला था। एकदम से ताजगी आ गई थी। उठकर लाल साटन के नाइट सूट पहना और खिड़की पर खड़ी हो गई। कमरे के अंदर की लाइट उसके होने से फीकी सी पड़ गई थी। इतने में ही आरिफ कमरे के अंदर घुसा और दिया के इस रूप को देखकर खोसा गया। माथे पर लाल छोटी सी बिंदी, सिंदूर और उस पर मेहंदी से रचे हाथ, उसमें भरी चूड़ियां। पैरों पर नजर डाली, हाफ पैंट वाले नाइट सूट में उसके चमचमाते हुए पैर और उसमें पड़ी पाजेब। आरिफ का ईमान बगावत कर रहा था। ये तो मेरे कत्ल के इरादे से आई है, आरिफ ने मन में सोचा, और खाने की थाली टेबल पर रखी और वो लैपटॉप खोलकर बैठ गया। दिया भी चुप करके खाना खाने लगी, और सच में वो पूरा खाना खत्म कर चुकी थी। आरिफ लैपटॉप की आड़ में दिया को देख रहा था, और उसके चेहरे में अपने अक्स को देखकर आरिफ के होंठों पर ना चाहते हुए भी मुस्कान बिखर रही थी। आरिफ की नजर अचानक ही थाली पर गई, जो पूरी खाली हो चुकी थी। दिया उठी और थोड़ा सा मीठा ले आई। खाने लगी तो आरिफ की हंसी छूट गई। कितना खाती हो? दिखने में तो 1.5 हड्डी की हो। डायनासोर की प्रजाति है क्या तुम्हारी? दिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप आ गए हो ना, इसलिए भूख बढ़ गया है हमारा। दिल तो चाह रहा था कि आपको भी खा जाए, सफेद रसगुल्ले की तरह। दिया ने आंखें बड़ी बड़ी करके आरिफ को देखा। आरिफ एकदम से बहकने लगा था, पर फिर खुद को रोका और उठकर खड़ा हो गया। तुम बेड पर सोना चाहती हो या इधर सोफे पर? हम क्यों सोने लगे सोफे पर? बेड पर ही सोएंगे, और आप भी बेड पर ही सोना। अब हम दोनों पति पत्नी जो हैं? नहीं, बस दुनिया की नजर में। अब खा चुकी हो तो प्लेट रख कर आओ, मैं इधर सो जाता हूँ सोफे पर, और तुम उस बेड पर सो जाओ। पर सिर्फ आज के लिए। कल से तुम सोफे पर सोगी, समझ गई? अब जाओ सोने, मुझे नींद आ रही है। आरिफ फिर से काफी रूड हो गया था। दिया चुपचाप प्लेट रख कर आई और उस बेड के एक कोने पर लेट गई। आरिफ की आंख सुबह के 6 बजे अपने आप ही खुल गई थी। आरिफ ने उठकर सामने देखा, दिया अभी भी नींद के आगोश में ही थी। चादर में सिमटती हुई प्यारी सी दिया कितनी मासूम सी बच्ची की तरह बेफिक्र होकर सो रही थी। आरिफ का दिमाग चाह रहा था कि अपनी रूडनेस दिखाए, उसको हर्ट करने के लिए हाथ जैसे ही दिया को उठाने चले, पर उसी बीच
मैं दिया ने अंगड़ाई ली और उसका चांद सा चेहरा सामने से देखकर आरित के हाथ खुद ब खुद पीछे हट गए। कितनी मासूम है ये, कितनी प्यारी सी है, किस तरह से इसको हर्ट करूं। आरित कुछ पल यूं ही देखता रहा, फिर आखिर हार कर आरित ने चादर सही से दिया को उड़ाकर वापस कदम खींच लिए। अपनी एक्सरसाइज का टाइम देखकर वो बाहर की तरफ आ चुका था। सारे टाइम पुशअप्स लगाते हुए उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी, शमिता ऐसा क्यों कर रही है। ये सोच सोच कर आरित लगातार तेजी से एक्सरसाइज करे जा रहा था कि देखा सामने से सूरज आ रहा है। सुप्रभात जीजा जी, काहे से कि एक्सरसाइज हो रही है क्या? सही है, वैसे बॉडी सॉडी तो कतई सलमान खान वाली है आपकी, दूर से ही चमक रहे हैं आप। वैसे हम तो आपके शुरू से ही कायल थे, हमारा एहसान मानिए आप। तो काहे से कि पापा को हम ही बताए थे कि कौन वो आरिस शुक्ला नाम का प्रोफेसर है, बहुत ही दबंग टाइप का। वरना तो यहाँ आना रहना और इस घर का दामाद बनना तुम्हारे बस का तो नहीं था। आरित एकदम से पुशअप लगाते हुए रुक गया, हाथ झाड़कर उठा और सूरज के एकदम करीब पहुंचा। कुछ कहने आए हो तो कहो, तुम्हें शायद कोई काम नहीं होगा पर मुझे है। लो जी, लो, परदेसी आदमी हो, आए हुए 2-4 दिन हुए नहीं है और आपको यहाँ काम है और हम तो ठलुए हैं। सूरज ने ताना मारा तो आरित की मुट्ठी भींच गई, फिर खुद को जैसे तैसे संभाला। कुछ काम करने के लिए कहीं का देसी या परदेसी होना जरूरी नहीं होता सूरज, और हुनर वाले चिंता दिल लोगों की पूछ खुद ब खुद हो जाती है। मगर तुम नहीं समझोगे, खुद पैसा कमाने वाला आदमी इसको बेहतर समझेगा। जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो वो क्या जानेगा। आरित ने गाल थपथपाया सूरज का। मतलब हम कुछ समझे नहीं। सूरज का मूड उखड़ रहा था। तुम टाइम से समझदार हो जाते तो मेरी जरूरत ही क्या थी श्री पूतन अग्निहोत्री जी को, मतलब ससुर जी को। आरित ने एक्सरसाइज करते हुए सूरज को देखा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारे साथ इसलिए हो जिससे मेरी इस रियासत की रखवाली करो, वो भी मेरे लिए, समझे। सूरज ने अपनी टोन बदल ली थी। वो तो वक्त ही बताएगा कौन राज करेगा और कौन रखवाली। तभी पूतन पीछे से आ रहा था। आते ही आरित को गले लगा लिया था उसने। मेरा दामाद हर तरीके से बहुत ही बढ़िया है। बेटा अब नहा लो और शहर की सबसे बड़ी दुकान में चले जाना। और तुम काहे जाओगे? सूरज, ओ सूरज, यहाँ आओ और लेकर जाओ अपने जीजा को और सीखो इनसे कुछ, सब कुछ किस तरह व्यवस्थित तरीके से होता है। हर वक्त बस खाए और उल्टी टांग करके पड़ गए। पिछवाड़े के नीचे गाड़ी दबाई और पीछे गनर बिठाए बिना काम नहीं ना चलता ना तुम्हारा। सूरज ये सब सुनकर आग बबूला हो चुका था। वो पैर पटकता हुआ चला गया था वहां से। आरित बेटा तुम आ जाओ जरा तैयार होकर, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, ये इंतजाम भी देख लेना बेटा, सब अपने हिसाब से ही करवाना। वो का कहते हैं तुम बच्चा लोग उनकी जबानामा मॉडर्न। जी आता हूँ थोड़ी देर में। पूतन के जाने के बाद आरित को सबसे मुश्किल काम करना था, वो था अंदर जाकर दिया का सामना करना। अंदर पहुंचकर देखा तो वो उठ चुकी थी, अपने सामान को खोल कर बैठी थी। आरित को देखते ही चहक उठी। आ गए आप? ये बताएं कौन सी साड़ी पहनूं अभी के लिए। वो दो साड़ी हाथ में लेकर आरित के सामने खड़ी थी, पर आरित ने बिना देखे ही उसको जाने का बोल दिया। ये सब मुझे मत दिखाओ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और कुछ बनाना आता है तुम्हें या सारा टाइम वहीं से चाय नाश्ता आएगा? कल से किचन में सब भरवा दूंगा, वहां से कुछ नहीं आएगा। शादी की है तो खाना भी पकाओ, खुद काम करोगी, खुद साफ सफाई भी, ये सब भी देखोगी। मुझे सब कुछ साफ सुथरा पसंद है। पर हमको कुछ पकाना नहीं आता है, दिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो सीखो। कैसे सीखोगी ये मैं नहीं जानता। ठीक है, हमें कहा है, हम पका देंगे आपके लिए, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए ना, बोले थे ना शादी करके ही दम लेंगे। आप तो कितना फड़फड़ा रहे थे। अब देखिए धर्मपत्नी तो बन गई ना आपकी। और रही बात खाने की तो वो हम बना लेंगे। वो का कहते हैं अंग्रेजी में, ईट एट योर ओन रिस्क। ये कहकर वो खिलखिला दी। आरित की भी हंसी छूट रही थी, पर फिर भी वो वैसे ही शांत रहा। पागल है सच्ची, बहुत बड़ी वाली। मेरी किसी भी बात का बुरा ही नहीं लगता, इसको हर्ट करने की सोचता हूँ और खुद को ही हर्ट कर लेता हूँ। और इतनी प्यारी है कि मन करता है कि इसको हथेलियों पर रखूं। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। आरिस सोचता जा रहा था और कपड़े निकालता जा रहा था। फिर उसके करीब आया। मैं नहाने जा रहा हूँ, जब तक ये कमरा चकाचक हो जाना चाहिए। दिया आंखें फाड़ फाड़ कर आरित को सुनती रही और हाँ में गर्दन हिला दी।
नहाते टाइम बस यही बेचैनी थी कि किस तरह सिर्फ बनियान और टॉवल बांध कर वो बाहर जाएगा। पहली बार दिया का सामना इस तरह कैसे करेगा। कुछ हिचकिचाहट सी होती जा रही थी। वाह वाह आरिफ वाह, तुम कब से शर्माने लगे। अरे जाओ भी, वो लड़की होकर बिंदास हो रही है और तुम एक लड़की से घबरा रहे हो। आरिफ ने वॉश बेसिन पर हाथ रखकर अपने गीले बालों को झाड़ा। सारे बाल बेतरतीब हो गए थे। खुद को एक नजर शीशे में देखा और एक स्माइल आ गई। शीशे के पीछे से लगा दिया ने अपनी बाहों का घेरा बनाकर आरिफ को बाहों में भर लिया हो। अचानक ही आरिफ ने यहाँ वहां देखना शुरू कर दिया। आसपास कोई नहीं था। उफ, पागल तो तुम भी हो गए हो आरिफ शुक्ला। घबराहट नहीं हो रही है, ये बहक रहे हो तुम। और मैडम को देखते ही सब कुछ आउट ऑफ फोकस होने लगता है। ऊपर से उसकी निहायती मोहब्बत से भरी वो दो आंखें बताती रहती हैं कि वो मेरी है। ये सब कितना खूबसूरत है। तन्हाइयों में भी उसका एहसास है। वो ना होकर भी हमेशा मेरे पास ही तो रहती है। आंखें बंद करता हूँ तब भी वही है। मेरे ख्यालों में, मेरे चारों तरफ, हर जगह बस वही है। मैं क्या करूं? खुद को किस तरह से रोकूं? कब तक? आरिफ ने एक मुक्का बनाकर दीवार पर तेजी से मारा और तेजी से दरवाजा खोल दिया था। दिया को बिना देखे ही तैयार होने का फरमान जारी किया और सीधे तैयार होने लगा, बिना ये देखे कि उसको इस तरह बनियान और टॉवल में देखकर दिया के होश उड़ चुके थे। शर्मा कर नजरें नीची हो गई। एक बार पलकों को ऊपर किया तो देखा आरिफ पीट करके खड़ा था। चौड़े कंधे पर पानी की बूंदें चमचमा रही थी। मुझे देखने से बेहतर होगा कि नहाकर रेडी हो जाओ और कपड़े ले जाना, और तुम इस तरह से बाहर मत आ जाना। अपनी पीठ पर दिया की आंखों की वो छुअन आरिफ महसूस कर पा रहा था। दिया चुपचाप आंखें झुकाकर वॉशरूम में घुस चुकी थी। दिया वॉशरूम में नहाकर साड़ी बदलने गई तब आरिफ सोच चुका था कि वह जल्द से जल्द बाहर चला जाएगा। पर आज की सुबह बाकी सारी सुबह से बहुत अलग थी। जो शर्ट पहनने को निकाली थी, जल्दबाजी में उसके बटन ऊपर नीचे लगा लिए थे। जल्दी की बजाय और देर हो गई थी। इतने में दिया बाहर निकली, नेट की लाल छीनी सी साड़ी पहने, गीले बालों से पानी की खुशबूदार बारिश हो रही थी। आरिफ जहां था वहीं जमा रह गया। चोरी चोरी दिया को देखने का दिल कर रहा था। शर्माती हुई वो नीची निगाहों से आरिफ को देखते हुए शीशे के सामने खड़ी हुई। इतने लंबे बालों को हाथ से किसी तरह बाएं कंधे पर लेकर आई। शायद वो हाथ पीछे करके ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। आरिफ अपने होश खो चुका था। कदम खुद ब खुद दिया की तरफ बढ़ने लगे थे। अचानक ही पीठ पर दिया को किसी की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। उसने हाथ की उंगलियों पर आरिफ की उंगलियां छू रही थी। उसने आईने में से ये बेहद खूबसूरत मंजर देखा और अपने हाथों को धीरे से नीचे कर लिया। आरिफ ने अपने हाथों से मखमली पीठ के ऊपर आते गीले बालों को इकट्ठा किया और दिया के कंधे से आगे की तरफ कर दिया। दिया की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। अपने होंठ कुचल लिए थे दिया ने। आईने से दोनों एक दूसरे को लगातार देखे जा रहे थे। बस फर्क इतना था कि दिया की नजरें हया के बूझ तले दबी जा रही थी और आरिफ था कि उसका बस नहीं चल रहा था खुद पर। आंखों से ही दिया के चेहरे को चूमता चला गया। डोरी बांधकर आरिफ दिया की पीठ के बेहद करीब आ चुका था। हाथों के साथ ही अब होठों से आती गरम गरम सांसों की छुअन को भी महसूस कर सकती थी दिया। मदहोश होकर आंखें बंद होती जा रही थी दिया की। अक्खा दरवाजे पर किसी ने गला खंकारा। अरे अरे, मेरे दो हंसों के जोड़े, रोमांटिक होने से पहले दरवाजा तो बंद कर लिया करो दोनों, हद है। एकदम से दोनों किसी जकड़े हुए जादू से आजाद हुए। अरे दीदी, आरिफ तो सीधे मुड़ा और जल्दबाजी में रोशनी के नजदीक पहुंच गया। हाँ, वो ये उल्टे सीधे कपड़े क्यों दिलवाए हैं अपनी बहन को? अगली बार से ये डोरी वोरी ये सब के लिए मैं नहीं आऊंगा। खुद करना, वरना ये सब पहनने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सादे कपड़े पहना करो, समझ गई? अरे अरे जीजा जी, आपने कर दिया तो क्या हुआ? कपड़ा कोई भी हो, खोलो बंद करो, सब आपका ही तो फर्ज है। रोशनी ने दिया को कोहनी मारी और मुंह दबाकर हंस दी। आरी छेप गया था बिल्कुल। कोई काम है क्या? हाँ, काम ही तो था, तभी तो आए हम, वरना कबाब में हड्डी बनने का हमको कोनो शौक नहीं है। हाथ नचाकर रोशनी ने बोला तो आरिफ ने दिया को देखा। अब तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? बहन आई है, उसको बिठाओ, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। पर नाश्ता? दिया ने टोका तो आरिफ ने दिया को देखा। लाओगी तो ही तो करूंगा। हाँ, हम अभी लाए, 2 मिनट रुकिए तो आप। दिया तुरंत किचन की तरफ बढ़ने लगी तो रोशनी ने रोक दिया। इसके लिए ही तो आए हैं हम, मम्मी ने बुलाया है।
उनका बोलना है कि पहले आप लोगों को मंदिर चलना है और फिर एक छोटी सी पूजा होगी, उसके बाद नाश्ता वास्ता सब उधर ही करना है। तो जल्दी से आ जाइए, क्योंकि उसके बाद जो गरीब की लड़की की शादी का आपने बोला था, उसकी शादी में भी चलना है। और लौट कर आकर आप दोनों तैयार होंगे। आपको तो कपड़े की दुकान पर भी जाना होगा और फिर होगा सारे शहर के सामने आपका इंट्रोडक्शन। तो जल्द से जल्द चलिए, आपका इंतजार हो रहा है। घाट चलना है, पूजा भी वहीं होगी, दान होगा और भी पता नहीं क्या क्या। जैसा आप पापा को समझाए हैं सब वैसा ही। ठीक है, तुम चलो, आते हैं हम लोग। आखिर दोनों बढ़ चुके थे हवेली की तरफ। उधर इस सब प्लान की खबर शमिता को भी हो चुकी थी। सूरज अब शमिता की कोई भी नाराजगी नहीं झेल सकता था, तो वो पल पल की खबर उस तक पहुंचा रहा था। और इन सब बातों को जानकर उसके दिमाग में पनप चुका था एक शातिर आइडिया। अब शमिता क्या करेगी, अब ये तो आगे ही पता चलेगा। और आरित और दिया का ये रोमांस रहेगा जारी। कहानी अभी जारी है दोस्तों। कहानी का 11वां भाग पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।